So, nature of the Indian Constitution. So there is a huge difference opinion when it comes to the nature of the Indian Constitution. Some jurists like Kenneth C. Ware say that India is a quasi-federal, like the flag, like a federal, because it has some features of federal and some of the unitary constitution. However, according to the framers of the constitution, it is federal in nature. Even Dr. B.R. Ambedkar termed as a federal constitution, although the center has certain powers to override the provinces. Now, what is the federal principle? The basic principle of federalism is a division of power. So, the center and the state are not subordinate but coordinate in each other. They work independently in their own sphere. In other words, it seeks to bring unity in diversity and the achievement of common national goals. So if you're wondering what I want to say exact that कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो नेचर है, सम लाइक जूरिस्ट लाइक कैनेथ सी वेर है, वो बोलते हैं इंडिया एक कासी फेडरल नेशन है. फेडरल मतलब कि जिसके दोनों फीचर्स है, लाइक सम फीचर्स फेडरल जैसे, सम यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन. मतलब कि फेडरल सिस्टम मतलब कि जो अपना पार्लियामेंट है वो देखिए एक स्टेट गवर्नमेंट भी चलाता है अपना पार्लियामेंट और एक अपना नेशनल गवर्नमेंट भी, तो यानी फेडरल टाइप का. यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन अगर देखा जाए जैसे प्रेसिडेंट जब अपना तो प्रेसिडेंट जब पावर्स रखता है तो अपना एक टाइम इमरजेंसी के टाइम पे अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो टर्न आउट हो जाता है यूनिटरी के लिए. बट उसके पहले पहुंचने के लिए अपन ये समझते हैं कि अकॉर्डिंग टू फ्रेमर्स कॉन्स्टिट्यूशन का ज़्यादातर पार्ट अपना फेडरल नेचर का है. जैसे B.R. अम्बेडकर भी बोलते हैं कि जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल है, और तो जो सेंटर्स है उसके पास सर्टेन पावर्स है जो प्रोविंसेस को ओवरराइड कर सकती है. ठीक है. Now moving on, we have a federal principle. Now what is the basic principle of federalism? तो basic principle of federalism है कि पावर को डिवाइड करते जाओ. सेंट्रल स्टेट के पास ये दोनों सबऑर्डिनेट नहीं है बट कोऑर्डिनेटेड टू ईच अदर. एक दूसरे के सबऑर्डिनेट नहीं है कि बट एक दूसरे के साथ पैरेलली वर्क करते हैं इंडिपेंडेंटली इन देयर ओन स्फीयर. इन अदर वर्ड्स ये एक यूनिटी इन डाइवर्सिटी ब्रिंग आउट करने की कोशिश करते हैं. एंड अचीवमेंट उनका क्या है? नेशनल गोल्स को अचीव करना, ये इनका कॉमन गोल है. नाउ मूविंग ऑन, वी हैव एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फेडरल स्ट्रक्चर. नाउ सबसे फर्स्ट फीचर जो अपना फेडरल नेचर का है जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन का, वो है अथॉरिटी कोर्ट्स को दी गई है. नाउ द सेकंड वन इज रिजिडिटी. थर्ड इज अ सुप्रीम लॉ. फोर्थ इज अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. एंड द fifth that is not the last but not the least, that is a distribution of powers. Now rigidity. What does a rigidity means if you're wondering? So let me answer your question. The constitution should be rigid and permanent. A loosey set of document cannot be set to a federal constitution. The method of the amendment should be rigid, otherwise the basic principle of the constitution will be under threat. However, the rigidness of the constitution should be confused with inflexibility. The constitution is an organic document and should be flexible enough to accommodate according to the changing time. समझ कुछ नहीं आया? लेट मी क्लियर इट आउट. यहाँ पे बोला गया है कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिजिड और परमानेंट होना चाहिए. लूजी सेट ऑफ डॉक्यूमेंट को नहीं बोल सकते फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन. यानी कि जो मेथड जो होता है अमेंडमेंट का वो क्या होना चाहिए? रिजिड होना चाहिए. अदरवाइज रिजिड मतलब कि थोड़ा सा रिजिड मतलब कि परमानेंट होना चाहिए, कि मतलब इधर उधर नहीं करते. बट यहाँ पे रिजिडनेस का मतलब क्या हो जाएगा? कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो जाएगी? इनफ्लेक्सिबिलिटी से कंफ्यूज हो जाएगा. तो कॉन्स्टिट्यूशन एक ऑर्गेनिक डॉक्यूमेंट है बट एट द सेम टाइम इतना फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि जो भी नेसेसरी चेंजेस आते हैं सोसाइटी में वो अकोमोडेट कर सकें. अडेप्टेबल होना चाहिए. रिजिडिटी शुड बी फॉलोड बट टू अ सर्टेन लेवल. ठीक है. नाउ सेकेंड अपना क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर? अथॉरिटी ऑफ कोर्ट्स. नाउ द जुडिशरी एक फाइनल अथॉरिटी होती है जो कॉन्स्टिट्यूशन को आराम से अपन को इंटरप्रेट करके दिखा सकती है. तो रैशनल फॉर दिस प्रोविजन इज दैट ओनली एन इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल दैट इज ऑथराइज टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट कुड इम्पार्शियली रिजॉल्व ऑल द डिस्प्यूट बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट. मतलब यहाँ पे ये बोला गया है कि जो फाइनल अथॉरिटी किसके पास गई है? कॉन्स्टिट्यूशन के पास है कोई भी इंटरप्रिटेशन करने के लिए. तो जो रैशनल व्यू कौन के पास रहेगा इस प्रोविजन का? इसके पास एक इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल को मिलना चाहिए जिसके पास अथॉरिटी हो कि वो डिस्प्यूट को सेंटर और स्टेट के रिजॉल्व कर सके एंड इम्पार्शियली रिजॉल्व करे विदाउट एनी आर्बिट्रीनेस दैट इज़ अ मनमानापन ऑफ द सेंटर और द स्टेट गवर्नमेंट. एज रिगार्ड्स इंडिया, अब इंडिया के रिगार्ड में सुप्रीम कोर्ट फेडरल ट्रिब्यूनल है जिसके पास पावर भी है, कॉम्पिटेंसी भी है. Supreme Court authorized to exercise such power by the Article 135 of the Indian Constitution. Okay.
Now moving on, we have the fourth fact feature, that is the written constitution. So federal constitution must be written. Since the federal nature of the constitution involves a lot of content, hence it will be impractical not to have these written. Moreover, to maintain the supremacy of the constitution, it is imperative to have a written constitution. तो जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटर्न हो चाहिए. तो फेडरल नेचर में है कॉन्स्टिट्यूशन, तो अ लॉट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे ही, है ना. तो इसका मतलब ये नहीं कि वो इम्प्रैक्टिकल रहे नॉट टू हैव दीज रिटर्न. मोर ओवर कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी है, दैट इज़ द पावर, द सुप्रीम पावर को मेंटेन के लिए, ग्रिड नॉर्म बनाने के लिए इम्पेरेटिव होता है, यानी सजेशन होता है कि एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बने, जिससे कि ज़्यादा जैसे पता चल सके सब चीज़ें इन रिटर्न फॉर्म. नाउ द सुप्रीम लॉ. जो जुडिशरी है एक फाइनल अथॉरिटी होती है जो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करती है. जुडिशरी है जो फाइनल अथॉरिटी होती है वो इंटरप्रेट करे कॉन्स्टिट्यूशन का. द रैशनल फॉर दिस प्रोविजन इज दैट ओनली एन इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल विच इज ऑथराइज टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट कुड इम्पार्शियली रिजॉल्व ऑल द डिस्प्यूट बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट. तो जुडिशरी क्या है, फाइनल अथॉरिटी है जो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करेगी. तो रेशनल किसके पास आ जाता है, ओनली इन इंडिपेंडेंट. तो यहाँ पे इसमें सुप्रीम कोर्ट भी है. नाउ व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर. तो इट इज एसेंशियल फीचर ऑफ द फेडरलिज्म, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट एंड अदर कोऑर्डिनेट बॉडीज बिटवीन पावर्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन. तो दिस डिविजन ऑफ गवर्नमेंट पावर इंटू रैशनल रीजनल गवर्नमेंट इज डन बाय वे ऑफ 3 लिस्ट, दैट इज द यूनियन, स्टेट एंड कंकरेंट लिस्ट. तो दीज डन बाय वे ऑफ these lists provided in the 7th schedule of the constitution. Only the central government deal with the issues mentioned in the union list. State government legislate on the areas mentioned in the state list, while the concurrent list mentioned subject with where both the center and the state can function. So this concept has been borrowed from the Canadian constitution. However, there are certain directives that do not find mention in any of these three lists. These are called reciprocity powers and lie primarily with the center as per the entry 97 of article. इतनी सी है कि जो फेडरलिज्म का जो एसेंशियल फीचर होता है उसका क्या मतलब होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर. ठीक है. तो बिटवीन द सेंटर और स्टेट एंड अदर कोऑर्डिनेट बॉडीज बिटवीन प्रेजेंट द कॉन्स्टिट्यूशन. तो जो डिवीजन होती है गवर्नमेंट पावर्स का वो कहाँ होगा, नेशनल रीजनल गवर्नमेंट में होगा. 3 लिस्ट के द्वारा होता है, दैट इज़ द यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट. तो ये लिस्ट कहाँ पे प्रोवाइडेड है, इन द 7th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन. 7th शेड्यूल की जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पे प्रोवाइडेड है अपनी तीनों लिस्ट. ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, लिख लेना. ओनली द जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो डील करती है जो भी यूनियन लिस्ट में है, स्टेट गवर्नमेंट करती है स्टेट लिस्ट का, कंकरेंट लिस्ट है वो करती है सेंटर स्टेट दोनों का फंक्शन. तो जो कंसेप्ट है कहाँ से बॉर्डर हुआ है, ये अपने कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हुआ है. हाय देयर सर्टेन जो आइडियम्स है जो आपको मिलेंगे नहीं कहीं पे भी 3 लिस्ट, वो कहाँ आते हैं, वो सारे रेसिडरी पावर में आते हैं और प्राइमरली कहाँ पे होते हैं, सेंटर पे आते हैं. ये एंटी 97 ऑफ आर्टिकल 248 में बोला गया है. तो दिस वॉज ऑल. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.